नमस्ते प्यारे बच्चों। एक और शानदार नया दिन, एक और शानदार नया चैप्टर। रैपिड रिवीजन की इस सीरीज़ में आज मैं आपको कराऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का क्विक रिवीजन। ठीक है, सारे की कंसेप्ट्स A to Z हम यहाँ पर कवर करेंगे और उसके बाद आप अपने लेवल पर ये चीज़ें एक बार और रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के मैदान में उतर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पूरे मन से, पूरे ध्यान से, पूरी लगन से इन चीज़ों को समझेंगे, नोट भी करेंगे। ठीक है, और ये आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेई एज वेल एज नीट के लिए। ये हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स। ठीक है, इस चैप्टर में अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज़ होती है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में बात होगी। और वहीं पर अपन फैराडेज लॉज के बारे में भी जानेंगे। आगे हम चैप्टर में कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पर बात करेंगे और कोरोजन नाम की फिनोमेना को भी कुछ हद तक समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा कि आपको नाम से पता चलता होगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को रिलेट करने वाली साइंस है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इंटर कन्वर्जन्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन्स का मतलब है कि यहाँ पर अपन केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अपन केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो या तो यहाँ पर अपन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क करके अपन नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को करवाएंगे। तो यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना सब्जेक्ट मैटर रहेगा। और जिस सेटअप में, जिस सिस्टम में ये इंटर कन्वर्जन्स करवाए जाते हैं, उन सेटअप्स को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। मैंने आपको दो तरह के कन्वर्जन्स के बारे में बताया और इसी वजह से दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। कौन से दो तरह के कन्वर्जन्स? या तो अपन केमिकल एनर्जी को बदलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करवाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है ना, तो ये दो तरह के कन्वर्जन्स हुए। फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन जिस सिस्टम में करवाते हैं, जिस सेटअप में करवाते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल्स या फिर वोल्टेइक सेल्स। ये दो साइंटिस्ट्स के नाम पर हैं, ठीक है ना, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फील्ड में पायनियरिंग वर्क किया है। और दूसरे तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, इनमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेसेस करवाई जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करवाई जाती हैं बाय डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। So in galvanic cells, a spontaneous reaction is used to drive electric current in a circuit. और फिर उस करंट से आप दूसरे फॉर्म में भी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट एनर्जी में। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में करंट एक एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई किया जाता है और फिर एक रिएक्शन करवाई जाती है जो कि अपने आप से होने वाली नहीं थी। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वोल्टेइक सेल्स में होने वाली रिएक्शन के लिए कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के बारे में सोचिए। आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विद अ डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, whereas non-spontaneous processes are associated with an increase in Gibbs free energy. तो चाहे किसी भी तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, उसमें एक रिएक्शन होती है जिसको अपन बोल सकते हैं सेल रिएक्शन। वोल्टेइक सेल्स में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में हो रही है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में। तो इनके डेल्टा जी नेगेटिव एंड पॉजिटिव है रिस्पेक्टिवली। और सेल वोल्टेज या फिर सेल पोटेंशियल या ईएमएफ नाम की जो क्वांटिटी है वो वोल्टेइक सेल्स के लिए पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के लिए नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और सेल पोटेंशियल आपस में रिलेटेड जरूर होंगे। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव है तो सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है एंड वाइस वर्सा।
ऑन द अदर हैंड अगर सेल को हम डेड या डिस्चार्ज बोल रहे हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि सेल में इफेक्टिवली कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। किसी सेल को डेड या डिस्चार्ज तब बोला जाएगा जब उस सेल में होने वाली रिएक्शन पहुंच चुकी होगी इक्विलिब्रियम पर, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जीरो हो जाना, मतलब एक तरह से प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की गिब्स फ्री एनर्जीज का इक्वल हो जाना। ठीक है, ऐसी कंडीशन में सेल पोटेंशियल जीरो होगा। तो एक डेड सेल के लिए सेल पोटेंशियल या ईएमएफ नाम की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अब हम बात करेंगे फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, जिनको बोलते हैं गैल्वेनिक या फिर वोल्टेइक सेल्स। तो गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल्स बनाने का जो इनिशियल आइडिया था वो कुछ इस तरह से था। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि कुछ मेटल्स दूसरे मेटल्स के कैटायंस को रिप्लेस कर पाते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है ना, जिन मेटल्स में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है वो दूसरे मेटल्स के कैटायंस को डिस्प्लेस कर देते हैं। ऐसे मेटल्स जिनमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है उनको अपन मोर एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। तो ये एक स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी ऑब्जर्व की गई। अ मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द कैटायंस ऑफ अ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन एंड लॉस इन्वॉल्व होता है। तो लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर हम समहाउ इलेक्ट्रॉन का लॉस एक जगह कराएं और इलेक्ट्रॉन्स का गेन दूसरी जगह कराएं, मतलब हम साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन को सेपरेट कर दें, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा फ्रॉम द साइट ऑफ लॉस टू द साइट ऑफ गेन। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम द साइट ऑफ लॉस टू द साइट ऑफ गेन, तो फिर चार्ज फ्लो करने लगेगा, करंट जनरेट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। तो एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल कुछ इस तरह से दिखता है। उसमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है हाफ सेल्स। हाफ सेल्स इनको इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सेल के दो हाफ्स हैं, और इनको हाफ सेल इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि इनमें हाफ रिएक्शंस होती हैं। एक में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे में रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन हाफ सेल्स में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस फिल्ड रहते हैं। जैसे अभी आप मान लो कि लेफ्ट वाले हाफ सेल में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और राइट वाले हाफ सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस फिल्ड रहते हैं और इनमें मेटल रॉड्स या मेटेलिक स्ट्रिप्स, प्लेट्स इमर्ज्ड रहती हैं। ये मेटेलिक प्लेट्स एक्सटर्नली वायर के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। बीच में आप अपनी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी लगा सकते हो, जैसे बल्ब्स, हेडफोन्स, सिंपल गैल्वेनोमीटर्स। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये इंटरनली एक ब्रिज लाइक एपरेटस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिस एपरेटस को अपन बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है गैल्वेनिक सेल का। ठीक है ना, दो कंपार्टमेंट्स फिल्ड विद इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस जिनमें इमर्ज्ड हैं दो इलेक्ट्रोड्स एक्सटर्नली वायर से कनेक्टेड हैं और सॉल्यूशंस इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये वाला जो सेल यहां पर बनाया गया है, इस पर्टिकुलर सेल का नाम है डैनियल सेल। डैनियल सेल में जिंक और कॉपर आयंस के बीच में रिएक्शन होती है। एंड जिंक इज अ मोर एक्टिव मेटल देन कॉपर। इस फैक्ट का यूज करते हुए ये डैनियल सेल बनाया गया है। जिंक में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है कॉपर से। ऑन द अदर हैंड कॉपर आयंस में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है जिंक आयंस से। ठीक है, तो यहां पर जिंक और कॉपर सल्फेट इनडायरेक्टली कांटेक्ट में है। एक साइड पर जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है
इलेक्ट्रॉन्स अपने पीछे छोड़ जाता है, और दूसरी साइड पर कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जिंक इलेक्ट्रोड पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आने लगता है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है, और इसके चलते इलेक्ट्रॉन्स को एक पुल फील होता है कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, और एक पुश फील होता है जिंक इलेक्ट्रोड से। ठीक है ना, तो जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स पुश किए जाते हैं और कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल किए जाते हैं। इस पुश एंड पुल मैकेनिज्म से सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं और करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो दो इलेक्ट्रोड्स मैंने बताए, एक पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड, जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड पर हो रहा है रिडक्शन, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको वोल्टेज सेल्स के बारे में ध्यान रखने होंगे। एनोड इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, कैथोड इज द साइट ऑफ रिडक्शन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ताकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सके, पर सॉल्यूशंस का चार्ज बैलेंस करने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। दोनों मेटल रॉड्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं डैनियल सेल में, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बने रहते हैं, पर सॉल्यूशन जो है उसको न्यूट्रल बनाए रखने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सॉल्यूशन में लगातार आयंस कंज्यूम या प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहां पर जिंक आयंस फॉर्म हो रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होते जा रहा है। यहां पर कॉपर आयंस कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो इनका चार्ज बैलेंस्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और ये चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने इस ब्रिज में मिक्स किया हुआ है इनर्ट सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है ना, उस इनर्ट सॉल्ट के एनायंस एनोड की तरफ मूव करते हैं और कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं, ताकि एनोड साइड में पॉजिटिव चार्ज ना डेवलप हो सके और कैथोड साइड में नेगेटिव चार्ज ना डेवलप हो सके। तो ये जो आयंस हैं सॉल्ट ब्रिज के, ये दोनों ही सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, so a salt bridge, usually a U-shaped tube that contains a salt or an agar solution, ये gel like substance से filled रहता है। So a salt bridge consists of saturated solution of an inert water soluble ionic compound in the form of a gel। तो ये fluid नहीं है, flow नहीं करेगा, पर यहाँ से आयंस लगातार सप्लाई होंगे। ठीक है ना, और अपन ऑब्जर्व करेंगे कि एनायंस एनोड की तरफ मूव करेंगे और सॉल्ट ब्रिज से कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे। शायद एनोड का नाम एनोड भी इसीलिए पड़ा और कैथोड का नाम कैथोड भी इसीलिए पड़ा क्योंकि एनायंस एनोड की तरफ जाते हैं और कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं। ऐसा हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑब्जर्व कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको फिर से बता दूं। एनोड इज वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, कैथोड इज वेयर रिडक्शन अकर्स। जिस कंपार्टमेंट में एनोड है उस कंपार्टमेंट को आप एनोड हाफ सेल बोल सकते हो, जिस कंपार्टमेंट में कैथोड इमर्ज्ड है उसको आप कैथोड हाफ सेल बोल सकते हो। ठीक है, anions move towards the anode half cell and cations move towards the cathode, right? In the cell, electrons leave the anode and flow through the wire to the cathode. तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा एनोड से कैथोड होता है एक्सटर्नल सर्किट में, और कन्वेंशनली करंट के फ्लो की दिशा ऑपोजिट मानी जाती है। तो करंट का फ्लो होता है कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड टू कैथोड और करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड एक्सटर्नल सर्किट में होता है। ये बेसिक चीजें याद रखनी है। इंटरनल सर्किट क्या है? जो कंपार्टमेंट्स हैं अपने, जो सॉल्ट ब्रिज है, जो चीज़ें डायरेक्टली यूज़र के काम नहीं आती हैं। ठीक है ना, यूज़र के काम तो आता है वो वायर, उस पर वो अपना बल्ब लगा सकता है,
हेडफोन लगा सकता है, एक फैन कनेक्ट कर सकता है। तो जो वायर है वो एक्सटर्नल सर्किट है, और जो इंटरनल सर्किट है, जो सॉल्यूशंस हैं, जो सॉल्ट ब्रिज हैं, उसमें एनायंस एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं और कैटायंस कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। उम्मीद है ये चीजें आप समझ पा रहे हो क्लैरिटी से। इन द सेल नोटेशन, इसके अलावा हम वोल्टेज सेल्स के लिए एक सेल नोटेशन या सेल डायग्राम नाम की चीज लिखते हैं, और इसमें अपन सेल के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम स्पेस में देने की कोशिश करते हैं। तो सेल नोटेशन और सेल डायग्राम इज नथिंग बट अ शॉर्ट हैंड representation shorthand representation of a voltaic cell। एनोड हाफ सेल उसमें लेफ्ट साइड में डिस्क्राइब करते हैं, और कैथोड हाफ सेल सेल नोटेशन में राइट में डिस्क्राइब करते हैं। इन जनरल सेल का जो स्ट्रक्चर अपन देख रहे थे, बना रहे थे, उसमें भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि एनोड हाफ सेल लेफ्ट में ड्रॉ किया गया है और कैथोड हाफ सेल राइट में ड्रॉ किया गया है। सेल नोटेशन लिखने के लिए हमें बस एक ही चीज चाहिए होती है, वो है सेल रिएक्शन। जैसे डैनियल सेल में होने वाली रिएक्शन ये है, जिंक और कॉपर आयंस के बीच की रिएक्शन, जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर आयंस रिड्यूस हुए हैं। याद रखना, जिस मेटल में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो मोर एक्टिव मेटल कहा जाता है, और उसके कैटायंस में रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती है। तो अगर मुझे डैनियल सेल का नोटेशन लिखना है तो मुझे डैनियल सेल का रिएक्शन पता होना चाहिए। जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन और कॉपर आयंस का हुआ है रिडक्शन। तो जिंक वाली स्टोरी अपन लेफ्ट साइड में शो करेंगे। लेफ्ट मोस्ट एंड पर अपन एनोड मेंशन करते हैं, उसके बाद सेल के दूसरे कंटेंट्स मेंशन करते हैं, सभी सब्सटेंसेस के फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं। सेल नोटेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशंस भी लिख सकते हो, गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स भी लिख सकते हो। डिफरेंट फेजेस वाले सब्सटेंसेस के बीच में आपको हमेशा एक वर्टिकल लाइन बनानी है, जो कि फेज सेपरेटर माना जाता है, और सेल नोटेशन के मिडिल में आपको एक डबल वर्टिकल लाइन बनानी है, जो कि सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज के इमीडिएट लेफ्ट में आप आयंस इन सोल्यूशन ऑन द एनोड साइड मेंशन करोगे, और इमीडिएट राइट में आप आयंस इन सोल्यूशन ऑन द कैथोड साइड मेंशन करोगे। लेफ्ट मोस्ट एंड पर एनोड और राइट मोस्ट एंड पर कैथोड मेंशन किया जाता है। तो इस तरह से अपन सेल का एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन लिख पाते हैं, जिसको बोला जाता है सेल नोटेशन। ठीक है। आगे कुछ और क्वांटिटीज समझते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम से तो लगता है कि ये कोई फोर्स होगा, बट एक्चुअली ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने वाला फोर्स इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लगता है। नाम पढ़िए इसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने वाला फोर्स ये खुद नहीं है, लेकिन इसकी वजह से फोर्स लगता है। जैसे ग्रेविटी खुद एक फोर्स नहीं है, बट ग्रेविटी की वजह से फोर्स ऑब्जेक्ट्स फील करते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज एसेंशियली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड। कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल, measured without drawing any current in the cell। तो जब अपन एनोड और कैथोड के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर थियोरेटिकली एक इनफाइनाइट रेजिस्टर माना जाता है। वोल्ट मीटर लगाने के बाद सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो कैथोड और एनोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग मिलेगी, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
It is the maximum potential difference that can be produced in a galvanic cell. एक सेल जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम आता है. एक सेल जो करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसमें वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, इनफाइनाइट रेजिस्टर लगा दिया गया है, उसमें कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आता है. ठीक है ना. इसीलिए ईएमएफ को मैंने बोला इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनिक सेल. अ वर्किंग सेल, one actually producing current, will produce a potential difference lesser than the EMF of the cell. तो एक वर्किंग सेल में जो एनोड और कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द EMF, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है सोल्यूशन में व्हेन यू आर जनरेटिंग करंट थ्रू द सेल. EMF को अपन सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं और इसका सिंबल है E सेल. ठीक है, कई बार इसको ऐसे कर्सिव वे में भी लिख देते हैं E सेल. तो E सेल इज E कैथोड माइनस E एनोड, और E कैथोड माइनस E एनोड को अपन कई बार E राइट माइनस E लेफ्ट भी लिख देते हैं, क्योंकि राइट पर अपन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड को, और लेफ्ट पर एनोड को. ठीक है. अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जैसा कि अपन ने इनिशियल डिस्कशन में देखा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल के साइन ऑपोजिट थे. हाँ, जब डेल्टा जी जीरो हो गया इक्विलिब्रियम पर, तब सेल पोटेंशियल भी जीरो हो गया. डेफिनेटली इनमें कुछ रिलेशन जरूर है. यहां पर मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली है, इसमें n मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इन्वॉल्व है. n मोल इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लॉस्ट एंड n मोल इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड. जब 1 मोल x ऑक्सीडाइज हो रहा है और 1 मोल yn प्लस रिड्यूस हो रहा है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड जा रहे हैं, और इस n को अपन बोलते हैं n फैक्टर या फिर x फैक्टर. अलग अलग रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए n फैक्टर अलग अलग आ सकता है. तो इस n फैक्टर को यूज करते हुए अपन डेल्टा जी और E सेल को रिलेट कर पाते हैं. इस फॉर्मूला के डेरिवेशन में तो अभी अपन नहीं जाएंगे. फॉर्मूला आप याद रखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल. यहां से पता चलता है कि डेल्टा जी और E सेल का साइन ऑपोजिट होगा. ठीक है ना. E सेल पॉजिटिव होने पर डेल्टा जी नेगेटिव होगा, विच सिग्निफाइज अ गैल्वेनिक सेल. E सेल नेगेटिव होने पर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, विच सिग्निफाइज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. हाँ, सेल पोटेंशियल जीरो हो गया तो डेल्टा जी भी जीरो है. अगर सेल स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस में है तो अपन लिख पाएंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. E नॉट सेल को अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल. ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस में फाइंड किया गया है और ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है. तो E सेल अलग अलग रिएक्शन कंडीशंस में फाइंड किया जा सकता है और E नॉट सेल सिर्फ स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस में. तो इनमें से फिक्स्ड क्वांटिटी किसको बोला जाएगा, E नॉट सेल को. ठीक है. ध्यान रखना, इक्वेशंस 1 एंड 2 आर एप्लीकेबल टू ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, चाहे वो गैल्वेनिक सेल्स हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. इवन ये इक्वेशन आप हाफ रिएक्शंस पर भी अप्लाई कर सकते हो. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE. जब पूरे सेल रिएक्शन पे अप्लाई करोगे तो E को बोलेंगे सेल पोटेंशियल, और जब अब यही इक्वेशन आप हाफ रिएक्शन पे अप्लाई करोगे तो E को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सही है. हाफ रिएक्शन पर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पूरे सेल रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे तो सेल पोटेंशियल. कुछ और प्रॉपर्टीज E वैल्यूज या E नॉट वैल्यूज के बारे में हमें पता रहनी चाहिए. तो अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूंगा तो सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में E वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए नेगेटिव आएगी. तो रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देने से E वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम. हाँ, अगर आप रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से, 3 से, हाफ से, तो फिर E नॉट वैल्यूज बदलने वाली नहीं है. ठीक है ना.
हाफ रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड ई नॉट वैल्यूज को अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बोलेंगे। जैसे ये है, तो ये हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन के सेंस में लिखी गई है, तो इसके लिए ई नॉट वैल्यू को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। Cl2 को पहले लिखेंगे और Cl माइनस को बाद में। ये वैल्यू आती है 1.36 वोल्ट्स 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर ये रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट, तो भी ई नॉट वैल्यू बदलने वाली नहीं है। इस रिएक्शन के लिए भी ई नॉट वैल्यू क्या रहेगी? 1.36 वोल्ट्स। हाँ, अगर मैं रिवर्स वे में लिख देता तो फिर साइन चेंज हो जाता। अगर आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख रहे हो तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख रहे हो तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड फॉर द सेम रिडॉक्स कपल, रिडक्शन पोटेंशियल इज सिंपली द नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्लोरीन और क्लोराइड रिडॉक्स कपल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -1.36 वोल्ट्स। उम्मीद है ये बात याद रख पाओगे। अब देखो ये 3 तरीके भी समझ लो ई नॉट सेल लिखने के। ई नॉट सेल को अपन ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखते हैं व्हेन बोथ द वैल्यूज आर टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है ना। और ई नॉट रिडक्शन फॉर कैथोड प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन फॉर एनोड लिख सकते हैं, अगर आपने कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लिया हो और एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर आपने दोनों के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज किया है, एनोड वाले रिडॉक्स कपल के लिए भी और कैथोड वाले रिडॉक्स कपल के लिए भी, तो आपको एनोड माइनस कैथोड करना है। फिर से बोल दूं मैं, ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए आप ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करोगे अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल्स ले रहे हो, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड करोगे अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स ले रहे हो दोनों के लिए, और ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड करोगे अगर आप कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो और एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए। ठीक है, एक बात और बता दूं, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की हम बात कर रहे थे, कन्वेंशनली ये रिडक्शन पोटेंशियल्स के रूप में ही यूज में लिए जाते हैं। किताबों में, टेबल्स में आप जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डेटा देखोगे वो रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा है। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल यदि आपको पता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आपको पता ही है, आपको बस साइन चेंज करना है। ठीक है, हमने देखा कि रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होती। इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एक मीनिंग ये भी निकाला जा सकता है कि आप सेल का साइज बड़ा रखो या छोटा रखो, उससे सेल पोटेंशियल निर्धारित नहीं होता। सेल के कंटेंट्स से डिसाइड होता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन से डिसाइड होता है, उनके नेचर से डिसाइड होता है, सेल किस टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहा है उससे सेल पोटेंशियल डिसाइड होता है। कितना बड़ा साइज का आपने सेल बनाया है, कितने ज़्यादा सोल्यूशन उसमें भरा है, कितने बड़े इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, उससे सेल पोटेंशियल डिसाइड नहीं होता। ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी नहीं है, ये इंटेंसिव क्वांटिटी है। अगर आपको अलग अलग रिएक्शंस की ई नॉट वैल्यूज रिलेट करनी है तो इसका जनरल तरीका है कि आप रिएक्शंस के डेल्टा जी नॉट को पहले रिलेट करें और फिर फॉर्मूला लगाएं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो ई नॉट वैल्यूज रिलेट करने के लिए आप यूजुअली पहले डेल्टा जी नॉट रिलेट करना चाहोगे। इन जनरल ई नॉट वैल्यूज कांट बी एडेड डायरेक्टली व्हेन वी ऐड हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शंस को ऐड करने पर सीधे सीधे उनके ई नॉट वैल्यूज भी ऐड होते जाएंगे टू गिव द ई नॉट वैल्यू ऑफ द फाइनल रिएक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है। दो हाफ रिएक्शंस को ऐड करने पर उनके ई नॉट वैल्यूज ऐड तभी होते हैं, सिर्फ उसी स्पेशल केस में ऐड होते हैं जब उन हाफ रिएक्शंस को ऐड करके हमें एक सेल रिएक्शन मिल जाए, एक रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाए। अदरवाइज हाफ रिएक्शंस को कंबाइन करने से ई नॉट वैल्यूज सिंपली ऐड नहीं होती। राइट? आगे फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सेल पोटेंशियल अंडर एनी कंडीशंस फाइंड करने के लिए है। अगर आपको स्टैंडर्ड
स्टेट में सेल पोटेंशियल पता हो तो किसी और कंडीशन में सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। यहाँ R वही अपना गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, F को बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट, शायद आप इससे वाकिफ हैं, 96,500 कूलम्स पर मोल, ये प्रीवियस फॉर्मूला में भी आ चुका है, और N वही अपना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है, और Ln का मतलब है log टू द बेस E, और Q है रिएक्शन कोशिएंट। Q क्या है? थर्मोडायनेमिक रिएक्शन कोशिएंट। सॉल्यूशन में आयंस की अगर हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस रखेंगे, गैसेस के अलग अलग प्रेशर्स लेंगे, तो Q की वैल्यूज भी अलग अलग आएंगी और सेल पोटेंशियल भी बदल जाएगा। तो Q के साथ सेल पोटेंशियल कैसे चेंज होता है वो फाइंड करने का ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। हाँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। अगर आप सेल रिएक्शन पर अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर आप ई सेल भी लिख सकते हो। लॉग का हम बेस चेंज कर रहे हैं, log टू द बेस E से log टू द बेस 10 पे ले आया, तो यहां फ्रंट में 2.303 बाहर आ जाएगा, और 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298.15 केल्विन्स पर 2.303 RT by F की वैल्यू आप याद रख सकते हो 0.0592 वोल्ट्स होती है। सिंप्लीफाई करूं तो 0.059 वोल्ट्स लिख सकता हूं, और सिंप्लीफाई करूं तो सिंपली 0.06 वोल्ट्स भी लिख सकते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही मोस्टली अपन ये इक्वेशन अप्लाई किया करेंगे, और इस कंडीशन में ये फ्रंट वाला नंबर 0.0592 वोल्ट्स, हाँ नीचे n फैक्टर जरूर रहेगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये इक्वेशन आप हाफ रिएक्शंस पर भी अप्लाई कर सकते हो और सेल रिएक्शंस पर भी। सेल रिएक्शन पर अप्लाई कर रहे हो तो सेल पोटेंशियल मिल जाएगा, हाफ रिएक्शन पर अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। ये इक्वेशन हमें देखो क्या क्या बताती है। सेल पोटेंशियल कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है। एक्चुअली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से ई नॉट वैल्यू डिसाइड होती है, कितना हाईली एक्टिव मेटल लिया है आपने, कैटायंस में क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उनका इनहेरेंट नेचर क्या है, ठीक है ना। तो सेल पोटेंशियल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है, उनकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है, ये बात क्यू में दिखाई दे रही है, और इसके अलावा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ये भी फॉर्मूला में दिख ही रहा है। वैसे ई नॉट खुद भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो किसी भी सेल का पोटेंशियल तीन चीज़ों से डिसाइड होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, concentration of ions and partial pressure of any gases involved, and also the temperature at which the cell works, right? यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि अगर Q बढ़ेगा तो सेल पोटेंशियल कम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने आपके लिए समराइज कर दिए हैं। देखिए डेल्टा जी, ई सेल और Q मिलाकर एक लूप है। ये तीनों क्वांटिटीज म्यूचुअली रिलेटेड हैं। डेल्टा जी है माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और इन्हीं दोनों से हमें ये फॉर्मूला मिलता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। सिमिलरली डेल्टा जी नॉट के यहाँ पर आएगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड ई नॉट सेल आपस में रिलेटेड है। डेल्टा जी नॉट, ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपस में रिलेटेड है। डेल्टा जी, क्यू और ई सेल आपस में रिलेटेड है। एक फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, दूसरा है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, और तीसरा है ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के, ठीक है ना। इनमें से कोई सी भी दो क्वांटिटीज म्यूचुअली रिलेटेड है। एक भी इनमें से पता हो तो
बाकी दो हम फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा जी पता है तो क्यू फाइंड कर सकते हैं, ई सेल फाइंड कर सकते हैं, ई सेल पता है तो क्यू फाइंड कर सकते हैं, क्यू पता है तो ई सेल फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से ये तीनों क्वांटिटीज एक क्लोज्ड लूप में हैं और ये अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी थे, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। आगे बात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की। किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, किसी आइसोलेटेड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करें, ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि पोटेंशियल एक क्वांटिटी ऐसी है जिसका सिर्फ डिफरेंस ही फाइंड किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ हैं जिनका सिर्फ चेंज या डिफरेंस ही फाइंड किया जा सकता है बाय डेफिनेशन। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। तो किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, ये एब्सोल्यूट सेंस में फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन में फाइंड किए जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान लें, सी लेवल पे मान लें, और फिर उसको यूज करते हुए हम दूसरे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल उसकी तुलना में लिख पाएं, ऐसा संभव है। ऐसे पोटेंशियल्स को अपन बोलेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इंटरनेशनली फिलहाल जो इलेक्ट्रोड रेफरेंस माना जा रहा है उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लैटिनम फॉयल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब कराते हैं और उस प्लैटिनम फॉयल को एसिड के सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, यूजुअली HCl के सॉल्यूशन में। स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंटेन करने के लिए HCl की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए और हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे सप्लाई की जानी चाहिए। ऐसी कंडीशंस में हम बोलेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये अपना एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सी लेवल है और इसकी E0 वैल्यू हम बाय डेफिनेशन 0 ले रहे हैं एट ऑल टेम्परेचर्स। E0 of H plus H2 electrode is taken to be 0 at all temperatures। यहाँ पर आपको बता दूं कि प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होगा। रिडक्शन यहाँ पर हुआ तो H प्लस आयंस का होगा, ऑक्सीडेशन हुआ तो हाइड्रोजन गैस का होगा। ये इस तरह का कुछ सेटअप होता है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये यहाँ बॉटम पर एक प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम फॉयल है, ठीक है ना। इसमें फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोट किया हुआ है प्लैटिनम फॉयल के ऊपर, इसको एक वायर से जोड़ा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल कवरिंग इसके ऊपर है और इसमें बाहर से हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहे हैं 1 बार प्रेशर पर। ये हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम फॉयल के सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाती है। 1 मोल H प्लस आयंस सोल्यूशन में 1 मोलर H प्लस आयंस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये H प्लस आयंस रिड्यूस हुए तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और ये बबल्स उठते हुए पता चलेंगे। सो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी तुलना में बाकी इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स फाइंड किए गए हैं। कैसे फाइंड किए गए हैं उसका मेथड यहाँ मेंशन किया है। टू मेजर द E0 वैल्यू ऑफ अ redox couple, an electrochemical cell is constructed under standard state conditions। सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस और उसमें SHE डेफिनेटली होना चाहिए। SHE फॉर्मिंग द लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोड ऑफ अननोन पोटेंशियल। जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना है उसको राइट हैंड इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब अपने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल राइट हैंड अननोन इलेक्ट्रोड पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे कनेक्ट करेंगे और इसका E0 सेल मेजर कर लेंगे वोल्ट मीटर की रीडिंग से, ठीक है ना। और वो जो E0 सेल होगा वही उस अननोन इलेक्ट्रोड का E0 हो जाएगा, क्योंकि E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, और यहाँ पर E0 लेफ्ट अपन ने 0 माना हुआ है, तो E0 राइट जो आएगा वो E0 सेल के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हमने ये E0 वैल्यूज फाइंड करी हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज किसके रिस्पेक्ट में फाइंड की गई हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सी लेवल है।
वैसे तो लिस्ट इससे काफ़ी बड़ी है, ये तो एक स्मॉल सैंपल मैंने आपके लिए दिखाया है। यूजुअली इस टेबल में अपन रिडॉक्स कपल्स को या रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को ई नॉट वैल्यूज़ के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है ना। और इन वैल्यूज से हमें रिडक्शन की टेंडेंसी का आइडिया तो लगता ही है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी का भी आइडिया लगता है। जितनी पॉजिटिव होती है ई नॉट वैल्यूज, उतना ही उस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है। जितनी नेगेटिव होती है ई नॉट वैल्यूज, उतना ही उस रिडॉक्स कपल में रिडक्शन की टेंडेंसी कम है, बल्कि ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है। और इसी से हम स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट भी जज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव हो ई नॉट वैल्यू, मतलब जितना ज़्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी हो, वो स्पीशीज उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जितनी नेगेटिव हो वैल्यू, मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी कम हो और ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो, वो सब्सटेंस उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, ठीक है ना। तो ये राइट वाले सब्सटेंसेस रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और नीचे की तरफ जाने पर स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रहा है। ये लेफ्ट वाले स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ऊपर की तरफ जाने पर स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहा है। ध्यान देना, जिस दिशा में स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहा है, उसकी ऑपोजिट दिशा में स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रहा है। और ये भी याद रखना कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के बीच की रिएक्शन ही फेवरेबल होती है थर्मोडायनेमिकली। आगे अब अपन दूसरे तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पर आए हैं, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इनमें ऑपोजिट काम होगा। क्या काम होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाएगी और केमिकल एनर्जी में बदली जाएगी, मतलब एक केमिकल रिएक्शन करवाई जाएगी। सरल शब्दों में, by passing an electric current. An electric current drives a reaction with a negative value of E and a positive value of delta G in a direction away from equilibrium. तो यहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि इक्विलिब्रियम से दूर जा रही है, राइट? तो याद रखना बच्चों, हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सिस्टम को इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर जाती है, और हर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराए जाने पर सिस्टम को इक्विलिब्रियम से दूर लेकर आती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में होने वाली प्रोसेस, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, वहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ रिएक्शन इन अ नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। वैसे इलेक्ट्रोलिसिस का वर्ड मीनिंग है ब्रेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अब ये जनरल सेंस में यूज होने लगा है। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होने वाली प्रोसेस को अपन इलेक्ट्रोलिसिस ही नाम देते हैं। ध्यान रहेगी ये बात। एक और काम की बात मैंने लिखी है, अगर आप किसी वोल्टेक सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन देखें और फिर एक एक्सटर्नल सप्लाई की मदद से उसको रिवर्स कर पाएं, तो फिर वो वोल्टेक सेल अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। एक वोल्टेक सेल नेचुरली जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा था, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे, उस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के डायरेक्शन को अगर मैं रिवर्स कर पाऊं, ऑब्वियसली ये फोर्सफुली कराया जाएगा, एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई की मदद से कराया जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की दिशा को रिवर्स कर पाएं, तो फिर वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा। जहां पर पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था, वहां पर अब रिडक्शन हो जाए। जहां पर पहले रिडक्शन हो रहा था, वहां पर हम ऑक्सीडेशन करा दें, तो हम रिएक्शन को टोटली रिवर्स कर पाएंगे, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा पाएंगे। यहाँ पर अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेसेस के बारे में मेंशन किया है, ठीक है, जो अपने सिलेबस में है। एक तो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl या फ्यूज्ड NaCl। इसमें NaCl प्योर फॉर्म में है, कोई पानी डिजॉल्व नहीं है। इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर इनर्ट लिए गए हैं, नॉर्मली प्लैटिनम या फिर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं। एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट की गई है। ये बैटरी हमें बता रही है कि करंट इस दिशा में फ्लो होना चाहिए, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलने हैं तो सिर्फ क्लोराइड ही है जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। तो
क्लोराइड आयंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होंगे। ये क्लोरीन गैस के बबल्स हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। सिमिलरली एक्सटर्नल बैटरी फोर्स कर रही है कि इस वाले इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएं। यहाँ पर गेन करने वाला सिर्फ सोडियम आयन ही अवेलेबल है। वैसे सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है, पर सफिशिएंट वोल्टेज लगाकर हम सोडियम आयंस को इलेक्ट्रॉन्स गेन करा सकते हैं। यहां पर कोई और कंटेंडर नहीं है रिड्यूस होने के लिए, कोई और कंटेंडर नहीं है ऑक्सीडाइज होने के लिए। अगर मैं इन दोनों हाफ रिएक्शंस को कंबाइन कर लूं तो मुझे एक सेल रिएक्शन मिल जाती है, और सेल रिएक्शन में आप देखोगे कि NaCl लिक्विड सोडियम और गैसियस क्लोरीन में बदल रहा है। तो हम NaCl को डिकम्पोज कर पाए हैं उसके एलिमेंट्स में। ये ऑब्वियसली एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस जो कि एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस है। एक्वस NaCl को अपन ब्राइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोलिसिस में अब वाटर में NaCl को मिलाया गया है, और वाटर खुद भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर दो कॉम्पिटिंग हाफ रिएक्शंस पिक्चर में आती हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स पर। कैथोड पर कंपटीशन है रिडक्शन के लिए, और एनोड पर कंपटीशन है ऑक्सीडेशन के लिए। हमें देखना है कि विनर कौन होगा। सो देयर आर टू पॉसिबल हाफ रिएक्शंस एट ईच इलेक्ट्रोड। कैथोड पर Na+ आयंस पहुंच रहे हैं अट्रैक्ट होके, वाटर तो वहां पर है ही। अगर Na+ आयंस रिड्यूस हुए तो सोडियम मेटल बनेगा, और अगर वाटर रिड्यूस होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं जो अपन ने प्रीवियस टेबल से देखे। अच्छा, वो प्रीवियस टेबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की जो टेबल थी, उसको अगर अपन स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट जज करने के काम में लेते हैं, तो उसी को अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। याद रखना ये बात। यहाँ देखिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और वाटर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी एटलीस्ट Na+ आयन से तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो कि वाटर को रिड्यूस करने के लिए आपको एक्सटर्नली 0.83 वोल्ट्स लगाना पड़ेगा, और सोडियम आयंस को रिड्यूस करने के लिए 2.71 वोल्ट्स देने पड़ेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो ऑब्वियसली वाटर का रिडक्शन प्रेफर्ड होगा, इजीली होगा। तो यहाँ पर जो विनर है वो है वाटर। कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस के बबल्स इवॉल्व होंगे। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है। एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, वाटर इज ऑलरेडी देयर। तो यहाँ पर मुकाबला है क्लोराइड और वाटर के बीच में ऑक्सीडाइज होने का। मैंने इस बार इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिए हैं, दोनों ही आप देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज हैं। ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू क्लोराइड आयन के लिए है, मतलब क्लोराइड में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी थोड़ी कम लग रही है एज कंपेयर टू वाटर, इफ वी सिंपली गो बाय द स्टैंडर्ड कंडीशंस और स्टैंडर्ड वैल्यूज। तो इस हिसाब से तो कोई बोलेगा कि वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए। एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स ईजियर टू ऑक्सीडाइज वाटर देन क्लोराइड आयंस, बट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ये हुआ है कि एनोड पर यहाँ क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है ना। जो हुआ है वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व हुई है? क्लोरीन गैस। क्यों इवॉल्व हुई है? इसका एक कारण तो ये है कि हमारा जो सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ऑपरेट नहीं कर रहा है। हम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली ज़्यादा लेके चलते हैं, 5.5 to 6 मोलर लेकर चलते हैं, जिससे कि हम क्लोराइड की ऑक्सीडेशन को फोर्सफुली करवा पाते हैं। 1 मोलर नहीं लेके चलते, 6 मोलर लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ देयर इज समथिंग कॉल्ड ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज, and there is a significant over voltage associated with the oxidation of water at anode. अब ओवर पोटेंशियल की थ्योरी अपने सिलेबस में नहीं है, बस इतना बता दूं कि हर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के साथ एक एक्स्ट्रा खर्चा शामिल रहता ही है, ठीक है ना। कुछ रिएक्शंस को कराना थ्योरेटिकली जितना आसान लग रहा है, प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं होता। तो वाटर के साथ सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करने की ज़रूरत
महसूस होती है। अभी तो लग रहा है कि 1.23 वोल्ट देने से काम चल जाएगा, बट प्रैक्टिकली हो सकता है आपको 1.7 वोल्ट्स 1.8 वोल्ट्स अप्लाई करना पड़े। तो इस वजह से ऑब्जर्व किया गया है कि क्लोरीन गैस ही यहाँ पर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इवॉल्व होती है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा क्लोराइड आयंस का, और कैथोड पर रिडक्शन हुआ वाटर का। कुल मिलाकर इस रिएक्शन के 3 प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप दोनों हाफ रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे, Na+ आयंस तो यहां पर स्पेक्टेटर आयंस हैं, तो आपको इस रिएक्शन के 3 प्रोडक्ट्स पता चलेंगे। एक है क्लोरीन गैस, एक है हाइड्रोजन गैस, और एक है NaOH। तीनों प्रोडक्ट्स ही अपने आप में अलग अलग जगह मिलते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, और NaOH सॉल्यूशन में मिलता है। ठीक है ना। इस प्रोसेस को अपन क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन और एल्कली बनाने के काम आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पर अपन वाटर का ही ऑक्सीडेशन कराएंगे और वाटर का ही रिडक्शन। लेकिन क्योंकि प्योर वाटर एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए वाटर में हम स्मॉल अमाउंट में एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिला के रखते हैं, या तो Na2SO4 या फिर K2SO4। तो Na+ और K+ कुछ ऐसे केटायंस हैं जिनका रिडक्शन बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू वाटर। दूसरी तरफ सल्फेट एक ऐसा एनायन है जिसका ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू वाटर। तो यहाँ पर हमने वाटर की राह आसान कर दी है। जो स्पीशीज प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो वाटर को कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं, वाटर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और वाटर ही रिड्यूस हो रहा है। कैथोड पर इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पर इवॉल्व होगी ऑक्सीजन गैस, और इस तरह से वाटर ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। याद रखना, वाटर के ऑक्सीडेशन से बनती है ऑक्सीजन गैस और वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है इस चैप्टर में वो है फैराडेज लॉज। यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। फैराडेज लॉज के क्वेश्चंस बेसिकली आपको चार्ज से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिलेट करवाते हैं। ठीक है ना, कितना चार्ज पास करने पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इस तरह की कैलकुलेशंस करवाते हैं। तो ये फ्लो रहता है फैराडेज लॉज की कैलकुलेशंस करने का। अगर आपको करंट और टाइम दिया हुआ है तो वहां से आप दोनों को मल्टीप्लाई करके चार्ज तक पहुंच सकते हो। चार्ज को अगर अपन 1 फैराडे से डिवाइड करें, क्योंकि 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, सो द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड को अगर फैराडेज कांस्टेंट से डिवाइड करें तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। फिर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम मोल्स ऑफ सब्सटेंस से रिलेट करते हैं, जो भी सब्सटेंस कंज्यूम या फॉर्म हो रहा है उससे रिलेट करते हैं यूजिंग द एन फैक्टर। और एक बार मोल्स आ गए तो फिर अपन मास भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये इसका फ्लो रहता है। इसमें आप रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते हो, ग्राम्स टू मोल्स जा सकते हो, मोल्स से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जा सकते हो, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फैराडेज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके चार्ज में जा सकते हो, चार्ज को करंट से डिवाइड करके आप टाइम ड्यूरेशन भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो दोनों फ्लो में कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है ना। ये जो लॉज हैं, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये सबसे पहले माइकल फैराडे ने 19th सेंचुरी में बताए थे। ये 2 लॉज हैं एक्चुअली, 2 laws of electrolysis. The first law states that the amount of a substance consumed or produced at one of the electrodes in an electrolytic cell is directly proportional to the amount of electricity that passes through the cell. बहुत सिंपल बात कह रहा है, जितना ज़्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज़्यादा मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। यहाँ पर W है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है, I है करंट और T है टाइम ड्यूरेशन। तो I और T का प्रोडक्ट हो जाएगा चार्ज, और Z एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z की वैल्यू एक्चुअली आती है E/F। E होता है इक्विवेलेंट वेट, जिसको अपन लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर या फिर X फैक्टर। तो Z का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, E का नाम है इक्विवेलेंट वेट, और ये दोनों ही चीज़ें हाफ रिएक्शन पर डिपेंडेंट हैं।
For a different half reaction, you will have a different value of E and a different value of Z. Second law. फर्स्ट लॉ जहां पर एक ही इलेक्ट्रोड पर पास किए जाने वाले चार्ज की बात कर रही थी. सेकेंड लॉ जो है वो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स या तीन अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस को कंपेयर कर रही है. और ये कह रही है कि अगर आप 3 या 4 डिफरेंट इलेक्ट्रोड से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराओगे तो भी मास डिपॉजिटेड चारों पर सेम नहीं होगा. जो मास डिपॉजिटेड होगा वो E के प्रोपोर्शन में होगा. ठीक है ना. ये बात पिछले वाले रिजल्ट से भी दिखती है एक्चुअली. W का फॉर्मूला है E टाइम्स Q बाय F. तो W जो है वो E के भी प्रोपोर्शनल है. अगर अपन Q फिक्स कर दें तो W सिर्फ E पर डिपेंडेंट है. E क्या है? इक्विवेलेंट वेट. So when a given quantity of electricity is passed through different electrodes, the amount of different substances produced at the electrodes are directly proportional to their respective equivalent weights. इन दोनों ही रिजल्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं. फर्स्ट वाले रिजल्ट से जनरली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब कुछ बात सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी के बारे में. सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स. और लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आयंस. तो यहां पर अपन आयंस के फ्लो की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं. ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इनसे आप फेमिलियर होंगे. रेजिस्टेंस डिफाइन होता है वोल्टेज और करंट जनरेटेड का रेशियो. रेजिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं ओम. ठीक है ना. रेजिस्टेंस को लेकर जिस तरह का फॉर्मूला आप मेटेलिक वायर्स में पढ़ते हो वैसा ही फॉर्मूला सॉल्यूशंस में भी है. R इज इक्वल टू रो L बाई A. यहाँ पर रो क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. L इज द separation between electrodes and A is the cross sectional area of the electrodes, the facing area of the two electrodes. ठीक है. रो जो है वो सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है, L और A पर डिपेंड नहीं करती. R जो है वो L और A पर डिपेंड करता है. यहाँ पर कुछ रेसिप्रोकल क्वांटिटीज भी डिफाइन की है मैंने, जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है. ठीक है. सेल कांस्टेंट सिंबल है G स्टार और वो होता है L बाई A. एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डिजाइन के लिए L बाई A फिक्स्ड रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट. एक फॉर्मूला और है, आप यहां से आप डिराइव कर सकते हो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज के टर्म्स में. वो आता है कापा इज इक्वल टू G टाइम्स G स्टार. पर ध्यान रहे कापा डजंट डिपेंड ऑन G स्टार, एक्चुअली G डिपेंड्स ऑन G स्टार. कापा जो है वो सेल की डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता. उस सेंस में कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है. कैसे मेजर की जाती है रेजिस्टेंस? उसके लिए एक स्पेशली डिजाइंड सेल यूज में लिया जाता है जिसका नाम है कंडक्टिविटी सेल. रेजिस्टेंस आ गई तो कंडक्टेंस आ जाएगी, L बाई A पता हो तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी, रेजिस्टिविटी आ गई तो कंडक्टिविटी आ जाएगी. ये सारी क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनको फाइंड करने के लिए हम एक स्पेशली डिजाइंड सेल यूज करते हैं जिसका नाम होता है कंडक्टिविटी सेल. और इस कंडक्टिविटी सेल को हम व्हीटस्टोन ब्रिज का हिस्सा बना देते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करके एक अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. ये कंडक्टिविटी सेल्स अलग अलग डिजाइन्स में मिलते हैं, बट फॉर वन पर्टिकुलर डिजाइन L बाई A रिमेन्स कांस्टेंट. तो एक गिवन कंडक्टिविटी सेल के लिए L बाई A को अपन बोल सकते हैं सेल कांस्टेंट. ध्यान रखना कंडक्टिविटी सेल ना तो गैल्वेनिक सेल है ना ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसका पर्पस ना तो करंट जनरेट करना है ना ही कोई केमिकल रिएक्शन करवाना. इसका पर्पस है सिर्फ रेजिस्टेंस मेजर करना. तो कंडक्टिविटी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है. कंडक्टिविटी सेल पर कोई डिपोजिशन ना हो पाए, कोई नेट केमिकल रिएक्शन ना हो पाए, इसलिए कंडक्टिविटी सेल के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हैं. और इस कंडक्टिविटी सेल को इस तरह से एक व्हीटस्टोन ब्रिज का हिस्सा बना देते हैं.
व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग और इसके पीछे का प्रिंसिपल ये तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डिज़ाइन है। जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, मतलब डिटेक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू R3 बाय R4, या फिर ये भी लिख सकते हैं R1 बाय R3 विल बी इक्वल टू R2 बाय R4, और फिर हम अननोन रेजिस्टेंस R2 फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो O लिखा हुआ है ये एक ऑसिलेटर है, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये दोनों फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस हैं, राइट। कंडक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? जैसा कि मैंने कहा, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स या क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का इलेक्ट्रोड ऐड किया है, वो किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक, उसके आयंस पर क्या चार्ज है, उसके आयंस का क्या साइज है। इसी से डिसाइड होती है आयंस की मोबिलिटी, हाउ फास्ट दे विल बी एबल टू मूव इन द सॉल्यूशन एंड हाउ मच चार्ज विल दे बी कैरिंग with themselves, and how fast will they move is also dependent on the viscosity of the medium. Normally viscosity कम रहने पर mobility of ions बढ़ जाएगा और conductivity बढ़ जाएगी। concentration पर भी conductivity dependent है, जितनी ज़्यादा concentration होती है उतने ही ज़्यादा charge carriers per unit volume होते हैं और conductivity बढ़ती है। इसके अलावा conductivity temperature dependent भी है। temperature dependence जो आई है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से आई है, एट द सेम टाइम विस्कोसिटी घटने की वजह से भी आई है। टेम्परेचर बढ़ाने से मीडियम की विस्कोसिटी घटती है और फिर कंडक्टिविटी बढ़ती हुई देखी गई है। तो याद रखना, सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, जबकि वायर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। यहाँ पर कुछ और क्वांटिटीज़ हैं विद देयर एसआई यूनिट्स। इसको बोलते हैं लैम्डा एम और इसको बोलते हैं लैम्डा ई क्यू। Lambda m is the symbol of molar conductivity. Lambda eq is the symbol of equivalent conductivity. वैसे equivalent conductivity अब NCERT textbook में described नहीं है, फिर भी मैंने just as a matter of fact ये define कर दिया है। Molar conductivity is defined as conductivity per unit molar concentration, and equivalent conductivity is defined as conductivity per unit normal concentration. यहाँ पर मैंने इनकी SI units भी मेंशन की है, वो तो आप इजीली समझ ही जाओगे, पर याद रखना ज़रूरी है। मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली हमें बताती है कि इंडिविजुअल लेवल पर आयंस कितना अच्छा कंडक्शन कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। किसी सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, उसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी तो कम हो जाती है, बट इंडिविजुअल आयंस के द्वारा जो चार्ज का कंडक्शन हो रहा है वो बेटर हो जाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी नाम की क्वांटिटी डाइल्यूशन से बढ़ती है, जबकि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कम हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना, कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन कम करने से कम होती है, बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। और यही बातें कुछ यहाँ पर ग्राफ से दिखाई गई हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशन फ्रेडरिक कोलराउश नाम के पर्सन ने बताया था 1876 एडी में। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी। लैम्डा एम इन्फिनिटी को ही लैम्डा एम नॉट भी लिखते हैं, और इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करते जाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है और एक लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करती है, और इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी का ये ग्राफ यहाँ पर आपके सामने बनाया गया है। लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी का ग्राफ, और ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए स्ट्रेट लाइन आता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आता, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं या वो माने जा रहे हैं जो सभी कॉन्सेंट्रेशंस पर 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिसोसिएशन है
वो 100% तो नहीं है, और वो बदलता भी जाता है. विद डाइल्यूशन वी ऑब्जर्व दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स टेंड टू डिसोसिएट मोर. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है. कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, लैम्डा एम बढ़ता है और अल्फा भी बढ़ता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपन ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं. लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इंफिनिटी is the degree of dissociation. The more you dilute an electrolyte, especially a weak electrolyte, the more it dissociates. याद रख पाओगे ये बात? फ्रेडरिक कोलराउश ने एक और रिजल्ट दिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए. उसका ये रिजल्ट सभी इलेक्ट्रोलाइट्स पर एप्लीकेबल है, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक, हाईली सॉल्यूबल हो या स्पेरिंगली सॉल्यूबल. सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, क्योंकि ये रिजल्ट लगता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, या फिर ये कहूँ बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस पर. और बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस पर तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग ही हो जाते हैं, 100% ही डिसोसिएट करते हैं. कोलराउश का कहना है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन और एनायन की अपनी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज होंगी. कैटायन की अपनी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगी और एनायन की अपनी, और ये दोनों लैम्डा नॉट वैल्यूज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायंस और एनायंस में कोई इंटरेक्शंस बाकी नहीं रह जाएंगे. यहाँ पर न्यू प्लस और न्यू माइनस फॉर्मूला में कैटायंस और एनायंस का नंबर है. जैसे अगर मुझे लैम्डा नॉट फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना हो, then according to the law of independent migration I can write it as 2 times the lambda naught of Al3 plus 3 times the lambda naught of SO4 2 minus. This is how we can apply the law of independent migration. Ions migrate totally independent of each other in the limit of zero concentration. Last में बात कुछ बैटरीज के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स. फ्यूल सेल्स एक डिफरेंट कैटेगरी है, वो बैटरीज की सेक्शन में नहीं है. बैटरीज क्या होती है? बैटरीज आर नथिंग बट स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब जहाँ पर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में ली जा सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर. तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है और वो किसी भी समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में लिए जा सकते हैं. जैसे अभी मैं इस माइक का उपयोग कर रहा हूँ, तो ये जो माइक का उपयोग हम कर रहे हैं अपनी वॉइस को एम्पलीफाई कर पा रहे हैं, ये भी एक बैटरी के द्वारा किए गए वर्क की वजह से है. तो इस बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी को मैं यूज में ले रहा हूँ टू डू वर्क. ठीक है, तो बैटरीज जो होती हैं वो केमिकल एनर्जी का स्टोरेज होती हैं और उनसे हम कभी भी करंट जनरेट करने का काम ले सकते हैं. तो वो कमर्शियल पर्पसेस में यूज आती हैं. दे शुड बी कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, and their voltage should not drop appreciably during their use. बैटरीज का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है. 2 तरह की बैटरीज हैं, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज. प्राइमरी बैटरीज का मतलब है यूज एंड थ्रो. एक बार वो डिस्चार्ज हो जाएंगी तो उनको फिर चार्ज नहीं किया जा सकेगा. ठीक है ना. नॉन रिचार्जेबल बैटरीज आर प्राइमरी बैटरीज, and batteries that can undergo multiple cycles of discharging and charging are secondary batteries. Primary batteries में टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 प्राइमरी बैटरीज का मेंशन किया गया है. एक है ड्राई सेल या लेक्लांशे सेल, जो अपने टीवी के रिमोट्स में हम यूज करते हैं, वॉल क्लॉक्स में यूज करते हैं. ठीक है, और दूसरा है मरकरी सेल या अल्कलाइन बैटरी, जो अपन रिस्ट वॉचेस में डालते हैं या फिर हियरिंग एड्स में उसको यूज में लेते हैं. सेकेंडरी बैटरीज का सबसे ज्यादा प्राइम एग्जाम्पल है लैड स्टोरेज बैटरी. सभी इन्वर्टर्स में, ठीक है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में यूज आने वाली यही बैटरी है, लैड स्टोरेज बैटरी. एक निकल कैडमियम बैटरी का भी मेंशन है सिलेबस में. और भी तरह की सेकेंडरी बैटरीज हैं, ठीक है, बट सिलेबस में जितना मेंशन्ड है उतना अपन को ध्यान रख लेना है. एक डिस्चार्ज होती हुई बैटरी एक वोल्टेक सेल की तरह बिहेव करती है
और एक चार्ज होती हुई बैटरी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाती है। ये बात अपन को याद रखनी है। यहां पर थोड़ा सा मेंशन मैंने फ्यूल सेल्स का किया है। फ्यूल सेल्स भी गैल्वेनिक सेल्स हैं, पर उनको अपन बैटरीज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बैटरीज में अपन केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। फ्यूल सेल्स की खासियत ये है कि इसमें फ्यूल हमें लगातार सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कोल से चलने वाली ट्रेन्स जो पुराने ज़माने में होती थी, उनमें लगातार कोल सप्लाई मेंटेन रखनी पड़ती थी। इसी तरह से फ्यूल सेल्स में भी सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। फ्यूल सेल्स में होने वाली रिएक्शन बेसिकली एक कंबस्शन रिएक्शन होती है। इसमें कोई फ्यूल बर्न किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, मीथेन, इथेनॉल, इन सब की बर्निंग की प्रोसेस यहाँ पर करवाई जाती है। तो ये एक अपकमिंग टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनकी एफिशिएंसी अच्छी खासी मानी जा रही है। ये यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल आपके सामने दिखाया है। तो इसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस। जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, वाटर यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है, उसको अपन रिमूव कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स लगातार फीड किए जाते हैं यहाँ पर और प्रोडक्ट्स लगातार रिमूव किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ही लिए जाते हैं, यूजुअली ग्रेफाइट या फिर प्लैटिनम के। लास्ट में थोड़ा सा मेंशन कोरोजन के बारे में करा गया है। कोरोजन का मतलब है किसी मेटल का ऑक्सीडाइज हो जाना एटमॉस्फेरिक गैसेस की कांटेक्ट में आने से। तो कोरोजन जो है वो आयरन का होता है, कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, दूसरे मेटल्स भी कोरोड कर जाते हैं, पर सबसे रेलेवेंट अपने लिए आयरन का कोरोजन होता है, जिसको अपन रस्टिंग नाम देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग की प्रोसेस में आयरन का सरफेस एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही बिहेव करने लगता है, जिसकी एक साइड पर आयरन ऑक्सीडाइज होता है और दूसरी साइड पर ऑक्सीजन गैस रिड्यूस होती है। ये रिएक्शंस मॉइस्चर की प्रेजेंस में होती है, मतलब थोड़ा वाटर कांटेक्ट में होना चाहिए और उस वाटर में एसिड डिसॉल्व होना चाहिए। तो ये एसिड या H+ आयंस की सप्लाई जो है, ये एटमॉस्फेरिक एसिडिक ऑक्साइड से भी हो जाती है, जैसे CO2, SO2, SO3, NO2, ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और पानी में डिसॉल्व होकर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो रस्टिंग के लिए कंडीशंस क्या चाहिए? ऑब्वियसली ऑक्सीजन कांटेक्ट में आना चाहिए, मॉइस्ट एयर होनी चाहिए और एसिडिक एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में फाइनली फिर आयरन का एक सॉलिड ऑक्साइड बन जाता है Fe2O3.XH2O, जिसको अपन रस्ट बोलते हैं, ठीक है। आयरन को कोरोजन से बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमें ब्रिजेस को कोलैप्स होने से बचाना है, बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, तो कोरोजन को रोकना बहुत ज़रूरी है। कोरोजन को रोकने के लिए कई मेथड्स हैं। एक तो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। आयरन के ऊपर एक ऐसा मेटल कोट कर दो जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, आयरन से ज़्यादा एक्टिव हो, ख़ुद को सैक्रिफाइस कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे और आयरन को बचा ले। जैसे जिंक, देखो यहाँ पर जिंक की लेयर आयरन के ऊपर रखने से जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी तरफ हम आयरन के ऊपर कोई इनर्ट मेटल की भी कोटिंग चढ़ा सकते हैं जो खुद भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा और आयरन को भी बचाएगा। टोटल कवरिंग ऑफ आयरन विद एन इनर्ट मेटल। और ऐसा ही कुछ काम हम पेंट्स के जरिए भी कर सकते हैं, बाय पेंटिंग द आयरन सरफेस। तो ये इस चैप्टर के कंटेंट्स मैंने शॉर्ट में आपके सामने रखे। उम्मीद है कि कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए हैं, आप चैप्टर में बेटर फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली वर्किंग इसमें काफ़ी आपको भी करनी पड़ेगी, डेप्थ में जाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, लेकिन एक क्विक रिव्यू मैंने आपको ज़रूर दे दिया है और इसके बेसिस पर आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर आगे मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप मेहनत जारी रखिए। थैंक यू एवरीवन।